डाइनिंग फिलोसफर्स। इसमें क्या देखेंगे, अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन में एक्चुअली क्या कर रहे थे कि मल्टीपल प्रोसेस है और कुछ डेटा आइटम्स जो एक्सेस कर रहा है जो प्लेस से, जिस फाइल लोकेशन से, वो सेम है। मतलब क्या, फाइल लोकेशन क्या है, रिसोर्स है। बताए थे ना प्रोसेस मैनेजमेंट में, क्या बताए थे, जो सीपीयू का काम ही है रिसोर्स एलोकेशन। तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स भी हो सकता है, हार्डवेयर रिसोर्स भी। सेम वैसे ही एक से ज़्यादा प्रोसेस किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को अगर एक्सेस कर रहा है तो उसके रनिंग में वो दोनों अगर पैरेलल रन करेगा तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो पर्पस क्या है हम लोग का कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो जाए जिससे कि प्रॉब्लम नहीं आए कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए करेंगे क्या, जो भी प्रोसेस का कोड है उसके कोड को रन करवाते हैं और कोड को रन करवाने में चेक करेंगे कि जो डिजायर्ड आउटपुट है हम लोग का वो मिल रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए क्या चेक करना होगा हम लोग को सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है जो सेटिस्फाई करता है कि हाँ प्रोसेस सिंक्रोनाइज्ड है, उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन बताए थे। क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो एमई था, एक और क्या था, प्रोग्रेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा प्रोसेस पैरेलली सेम टाइम में क्रिटिकल सेक्शन मतलब जो कॉमन कोड है, जहां पर जिस लोकेशन में कॉमन कोड है वो होता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा प्रोसेस सेम टाइम में नहीं जाए। प्रोग्रेस मतलब क्या, कि अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सेस करना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन को, तो ये जाना चाहिए, कोई और प्रोसेस किसी और को नहीं रोके जाने से। मतलब जो प्रोसेस सीएस से, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर है, वो किसी और को नहीं रोक सकता है यहां जाने से। एक और क्या है, बाउंडेड वेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक कंफर्मेशन, एक एश्योरिटी होना चाहिए प्रोसेस को कि हाँ इतने टाइम बाद या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद हमको चांस मिलेगा ही मिलेगा। यही तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, मतलब क्या बोलेंगे, जो प्रोसेस प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड है इसका मतलब वो आउटपुट देगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है, डाइनिंग फिलोसफर्स। डाइनिंग फिलोसफर्स का मतलब क्या हुआ, जो एक से ज्यादा लोग, मतलब ऐसे समझो इसको कि एक टेबल है, डाइनिंग टेबल है, एक डाइनिंग टेबल है, इसमें मल्टीपल फिलोसफर बैठा है। क्या, मान लो एक जीरो है, नंबर कर दिए, मान लो फिलोसफर्स उस पर्सन को नंबरिंग दे दिए, कुछ नेम के जगह पर नंबर है बस। मान लो एक जीरो है, एक वन है, एक टू है, एक थ्री है और एक फोर है। तो कितना पर्सन हुआ, 0 1 2 3 4, 5 पर्सन हुआ ना। मतलब क्या है, प्रोसेस कितना है, प्रोसेस है 5, 0 to 4, 5 प्रोसेस है। अब समझो रिसोर्स कितना अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, प्रोसेस कितना है, रिसोर्स कितना है, और किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक साथ सेम टाइम में, सेम इंस्टेंट में मल्टीपल प्रोसेस
एक्सेस कर रहा है, तो उससे प्रॉब्लम जो होने वाला है उसको रिमूव करने के लिए ऐसा करेंगे जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। तो रिसोर्स क्या है? यहाँ एक स्पून है, चम्मच खाने वाला, इसका क्या नंबरिंग है? मान लो इसका भी नंबरिंग है 0। एक यहाँ भी स्पून रखा है, इसका नंबरिंग क्या है? 1। अच्छा, इसको रेड पेन से बनाते हैं, ऐसा करो ताकि डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकें। अंदर का भी बना दे क्या? चलो ये भी बना लो। अच्छे से देखना इसे कोड को कैसे रन करवाते हैं। पहले समझ लो कि बेसिक प्रॉब्लम है क्या, एक ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग इसे कोडिंग को लिखेंगे और कैसे सिंक्रोनाइज्ड वे में रन करेगा वो हम लोग देखेंगे। क्या है? 0 1, ये सब क्या है? ये सब स्पून है, मतलब क्या? रिसोर्स है। अब हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन में दे दे कि 5 प्रोसेस है और ये सब रिसोर्स है। सेम वैसे ही मतलब कंपेयर कर लेना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम था ना, तो ऐसा ही प्रॉब्लम वो भी है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर लेना है। तो 5%, ये सब क्या है? ये सब प्रोसेस है। ये सब क्या है? रिसोर्स है। स्पून है खाने के लिए, क्यों? क्योंकि डाइनिंग टेबल था ना। ये क्या है? ये है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पर 5 लोग बैठे हैं, 5 फिलोसफर बैठे हैं, 1 नंबर्ड है। इसके बाद क्या होगा? 2 नंबर्ड है। स्पून है 0 1 2। एक यहाँ है 3, एक यहाँ है 4। बस इतना ही स्पून है। 5 स्पून है अवेलेबल, 0 1 2 2 4, 0 2 4, मतलब 5 स्पून है। मतलब क्या? यहाँ लिखते हैं रिसोर्स इक्वल टू 5। रिसोर्स कितना है? 5 है। जो स्पून है वो क्या है? रिसोर्स है। और जो पर्सन है फिलोसफर, उसको एज ए प्रोसेस हम लोग समझेंगे। यहाँ मान लो प्रोसेस है। अब पर्पस क्या है? सब लोग खाने को बैठे हैं, यहाँ सब लोग खाने को बैठे हैं, तो कंडीशन क्या दिया है कि एक फिलोसफर को 2 स्पून चाहिए खाने के लिए। अपना लेफ्ट और अपना राइट वाला स्पून दोनों ही चाहिए खाने के लिए। तो ओवन को कौन कौन चाहिए? ओवन जो फिलोसफर है, ये जो प्रोसेस है, इसको कौन सा स्पून, कौन सा रिसोर्स चाहिए? ये दोनों ही चाहिए। कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए ये दोनों चाहिए। अगर एक मिलेगा तो काम नहीं हो सकता है। सिंपल समझो कि पेन और पेपर बताए थे ना, एक पेपर है और पेन है। पेन और पेपर दोनों ही चाहिए एप्लीकेशन को लिखने के लिए। सेम वैसे ही यहाँ 2 स्पून चाहिए एक फिलोसफर को खाने के लिए। ये कंडीशन है इनिशियली। ऐसा नहीं बोल सकती अच्छा तो 1 स्पून से खा लेगा कोई, नहीं, दोनों चाहिए ही चाहिए। 2 को कौन सा चाहिए? 2 भी अपना लेफ्ट लेगा और अपने राइट को लेगा, तो कंप्लीट करेगा वो अपना डाइनिंग। फिर 3 को कौन चाहिए? 3 को भी अपना लेफ्ट और अपना राइट चाहिए। 4 को भी चाहिए अपना लेफ्ट और अपना राइट। समझ रहे हो ना? सब अपने लेफ्ट और अपने राइट स्पून को लेकर खाना चाहता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि मान लेते हैं 0 को भी ऐसे बना लो, 0th नंबर वाले को ये दोनों चाहिए। मान लेते हैं एक ऐसा पॉसिबल केस हो सकता है जो ओवन को, ए ओवन वाले को, फिलोसफर को
ये 1 स्पून मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पून है जो मिल गया, मिला मतलब क्या हुआ, इसको ब्लैक से करते हैं, एलोकेट हो चुका है। 2 वाले फिलोसोफर को भी 2 एलोकेट हो चुका है, 3 वाले को भी 3 एलोकेट हो गया, 4 वाले को भी 4 एलोकेट हो गया। ब्लैक से है जो एलोकेटेड है, ऐसे लिख लो ऊपर में। एलोकेटेड ये क्या है, ब्लू से ही लिख देते हैं। चलो फिर उसके बाद क्या है, 0 वाले को, 0 है उसको भी ये 0th नंबर एलोकेट हो गया। अब देखो, अब रिसोर्स को चेक करते हैं कितना रिसोर्स फ्री है। 0th वाले को, तो 0th नंबर जो स्पून है वो 0th नंबर फिलोसोफर को मिल चुका है, अपने लेफ्ट हैंड साइड का उठा लिया हाथ में। 1 नंबर भी है, ये भी अपने लेफ्ट हैंड साइड का 1 नंबर स्पून उठा लिया। तो वो सब अपने लेफ्ट साइड का ले लिया, सब अपने लेफ्ट साइड का है जो ले लिया है। कितना एलोकेशन हुआ, 0 भी एलोकेट हो चुका है, स्पून के बारे में बता रहे हैं। 0 भी एलोकेट हो गया 1 को, मतलब 0 को, 1 भी एलोकेट हो गया 1 को, 2 भी 2 को एलोकेट हुआ, 3 4 सब एलोकेट हो चुका है। मतलब कि अब यहां पर रिमेनिंग रिसोर्स या स्पून लिख लो, कितना है, 0 है। रिमेनिंग 0 है ना, एलोकेशन के बाद, एलोकेट करने के बाद रिमेनिंग कितना है, 0। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, जितना भी फिलोसोफर है सबको एक एक मिल गया है, लेकिन सबको चाहिए था कितना, सबको इसमें क्या है, 5 प्रोसेस है, मान लो 5 फिलोसोफर 5 प्रोसेस है, सबको क्या क्या मिला, 1 ईच। क्या हुआ, एलोकेटेड, सबको एक एक एलोकेट हो गया प्रोसेस को, क्या, रिसोर्स, 1 रिसोर्स कर लो, ईच एलोकेटेड। अब रिमेनिंग नीड क्या है, जो अभी तक नहीं मिला है, जो नीड चाहिए था, जितना का जरूरत था, नीड था प्रोसेस को, कितना का जरूरत था, कितना नीड था उसका, मैक्सिमम नीड कितना था, एक फिलोसोफर को दोनों स्पून चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। मिला क्या है, केवल और लेफ्ट ही मिला, राइट वाला नहीं मिला है। तो रिमेनिंग नीड कितना हुआ, चाहिए था 2, टोटल नीड है, मैक्सिमम नीड है, रिक्वायरमेंट है 2 का, सबको मिला कितना है, 1 ही मिला है ना। तो रिमेनिंग नीड कितना हो गया, सबको अभी और कितने का जरूरत है, सबको 1 रिसोर्स ईच। ये क्या है, रिमेनिंग नीड है, ये जरूरत है अभी और। तो रिसोर्स है हम लोग के पास कितना, 0 1 2 2 4 5 है टोटल रिसोर्स, टोटल रिसोर्स कितना है, 5 है। एलोकेटेड रिसोर्स कितना एलोकेट हो चुका है, सब फिलोसोफर को एक एक मिल चुका है, मतलब क्या, 5 है। तो रिमेनिंग रिसोर्स कितना है, रिमेनिंग रिसोर्स कितना है, 0 है, 0 है। और इसके साथ में ही देखेंगे क्या, रिमेनिंग रिसोर्स के साथ में पैरेलल में एक और चीज देखेंगे क्या, जो रिमेनिंग नीड कितना है, अभी टोटल नीड कितना है, सबको एक एक चाहिए, रिमेनिंग नीड 1 रिसोर्स ईच,
सब फिलोसफर को एक एक और चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड का स्पून नहीं मिला था किसी को। क्यों? 1 के राइट में जो था 2 को लेना था, लेकिन 2 किसी और को मिल गया पहले। ये पहले इसके 2 उठाने से पहले ये ले चुका है, तो रिमेनिंग नीड कितना है? 5 है। तो अब है नहीं रिसोर्स, एक भी नहीं है, रिमेनिंग 5 है। तो अब देखेंगे कि कहीं से और रिसोर्स फ्री हो सकता है क्या? मान लो कोई और फिलोसफर रिसोर्स को फ्री करे, तो क्या करेंगे हम लोग? वो रिसोर्स को किसी और को दे देंगे ताकि आगे काम बढ़े, किसी और फिलोसफर को काम आ जाए वो चीज अपने कंप्लीशन के लिए, अपने कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब क्या है? एक से रिसोर्स फ्री होने पर, एक जो रिसोर्स अगर है, एक रिसोर्स जब फ्री होगा तो क्या करेंगे? किसी और के नीड को क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। यही पर्पस है ना, तो उससे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कोई फ्री कर सकता है क्या? फ्री कब करेगा? अब एक कंडीशन है, तो पहले जानो फ्री करने का कंडीशन क्या है कि सबको चाहिए कितना? 2 रिसोर्स चाहिए। तो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। 2 रिसोर्स मिल जाए तो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो उसके बाद कंप्लीट करने के बाद क्या होगा? कंप्लीट करने के बाद ये दोनों को क्या करेगा? ये दोनों को फ्री कर देगा। ये 2 मिलेगा तभी, 2 नहीं मिलेगा वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट 2 का है। तो रिसोर्स नहीं फ्री करेगा, मतलब अगर एक रिसोर्स मिला है किसी को, तो एक और रिसोर्स का क्या करेगा? वो वेट करेगा। एक और रिसोर्स का क्या करेगा? वेट करेगा, जब तक कि उसको एक और रिसोर्स मिल ना जाए अपने कंप्लीशन के लिए। बीच में वो नहीं रिलीज कर सकता है, बीच में अपने रिसोर्स जो मिला हुआ है उसको फ्री नहीं कर सकता है। ये कंडीशन है। तो यहां क्या किए? सबको एक एक मिल गया है, मतलब कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट कोई नहीं कर रहा है, सबको जरूरत एक का है, और एक अब कहीं से मिल नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये है, क्यों? हम लोग डिपेंडेंट अब हो गए हैं कि कोई एक फिलोसफर अपना स्पून रखे तो किसी और को मिल जाए अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, खाने के लिए, जो भी प्रोसेस मानते हैं, तो अपना एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जो ले रखा है एक एक स्पून, एक एक रिसोर्स ले रखा है, वो फ्री नहीं करने वाला, ये हम लोग देख लिए। मतलब क्या हुआ? यहां पर एग्जीक्यूशन कंप्लीट क्या होगा? नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना। सबके सब वेट कर रहा है, अपने राइट साइड वाले पर सबके सब वेट कर रहा है, कोई नहीं रिलीज कर रहा है रिसोर्स को। मतलब कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? जो डेडलॉक हो गया। डेडलॉक यही है ना, कोई भी कंप्लीट ना हो पाए। डेडलॉक का मतलब यही है, मीनिंग यही है। तो अब देखेंगे इसको क्या करना है। अब हम लोग को पर्पस है क्या? जो ए प्रॉपरली एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे। तो इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब प्रोसेस के लिए कोड लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर कोड इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कोड को, जिससे सबका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि सबके लिए अलग अलग कोड लिखें। 1 है फिलोसफर, इसके लिए कोड लिख लें। 2 वाले के लिए कुछ और कोड लिख लें। 3 वाले के लिए कुछ और कोड लिख लें। ऐसा सबके लिए इंडिविजुअल कोड लिख लें, सबको रन करवाएं। और अगर सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर, तो क्या होगा? प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा। लेकिन एक ये भी तो ऑप्शन है, कोई ऐसा कोड हम लिख लें
जो एक ही कोड सब लोग रन करवा ले, एक ही कोड को सब लोग रन करवा ले और अपना रिक्वायरमेंट, जो भी उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके वो अपना एग्जीक्यूशन कर ले। ये भी एक रास्ता है ना। सबके लिए अलग अलग सेपरेट कोड भी लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रोसेस है। पर्पस हम लोग का क्या है, इसके एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करवाना और उसके लिए कोड को लिखना। तो दोनों ऑप्शन हम लोग के पास है। तो देखेंगे क्या, एक कोड को लिख कर देखते हैं, अगर सब प्रोसेस रन करेगा, सब प्रोसेस रन करेगा अगर, तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है या नहीं, यही देखना है। चलो फिर देखते हैं कोड को लिखकर। तो इसका मेन पर्पस यही है, जो इसके कोड को सही तरीके से रन करवाना। तो बोलोगे क्या कोड को याद कर लें? नहीं, कोड याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यहां कुछ और कोड है, क्वेश्चन में कुछ और कोडिंग आ जाए। यहां पर फिलोसफर बोला गया है, स्पून बोला गया है, क्वेश्चन में कुछ और चीज रहे, सिस्टम रहे, प्रिंटर रहे, ऐसा कुछ भी चीज, मतलब लेकिन उसमें एक चीज पक्का है, जो कोई एक उसमें प्रोसेस होगा, जो यहाँ प्रोसेस का काम है, जो फिलोसफर का काम है, जो वहां काम कर रहा होगा प्रोसेस बनकर, और एक जो स्पून का काम है, जो एज ए रिसोर्स बिहेव कर रहा है। तो वहां पर, यहाँ स्पून है रिसोर्स के लिए, वहां पर रिसोर्स का नाम कुछ और रहे, कुछ और वर्डिंग रहे। तो इसको क्या करना है, कोरिलेट करना है। अगर कहीं और कोई क्वेश्चन आया, सेम जहां भी देख लिए कि 5 है या 4 ही है या 6 है, इस तरीके का अगर कोई भी नंबर ऑफ प्रोसेस है इतना, और रिसोर्स एलोकेशन इसी फॉर्मेट में करना है, और ऐसा ही उसका नीड है और सेटिस्फाई करना है उसको, तो इस तरीके से ही कोरिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोड को लिखेंगे। कोड को लिखते हैं ब्लैक पेन से। कोड को अच्छे से देखना, ठीक, और उसको रन करवाएंगे। फिर देखेंगे क्या आउटपुट है। जो हम लोग का पर्पस था, जो एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करे, डेडलॉक ये सब कुछ भी ना हो, प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो और आउटपुट मिले। आउटपुट मतलब कि सारा फिलोसफर अपना डिनर या लंच जो भी है कंप्लीट कर ले। तो एक कोड से कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज को हम लोग को देखना है।
थोड़ा छोटा लिख रहे हैं कि कोड थोड़ा लार्ज है इसका, लेकिन दिखेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वो कोड को देखते रहो। कोड को देखो, बस एक बार रीड करना है, गो थ्रू करो, फिर सारे कोड को एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे क्या रन करेगा। देखो क्या क्या लिखा है, वर्ड को देख लो केवल, थोड़ा छोटा लिखा है और ज्यादा लंबा कोड था, इस चक्कर में छोटा लिखना पड़ा।
अब देखो ये कोड में यही सिंगल कोड है जिससे कि सारे फिलोसफर्स के नीड को
सेटिस्फाई करना है जो भी अवेलेबल रिसोर्स था हम लोग के पास। मतलब क्या, 5 फिलोसफर है और 5 ही रिसोर्स है, 5 ही स्पून है, फॉर्क है, तो उससे सबका नीड सेटिस्फाई हो जाए और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए इस कोड को रन करवाने के बाद। एन कितना है? एन है नंबर ऑफ फिलोसफर्स। टोटल नंबर ऑफ फिलोसफर्स। आई क्या है? आईथ नंबर है, आई 0 to 4 है। मतलब क्या, वो फिलोसफर के भी नंबरिंग को बता रहा है, फिलोसफर 0, फिलोसफर 1, फिलोसफर 2 अप टू 4। और आई है जो फॉर्क को भी बता रहा है, 0th फॉर्क, फर्स्ट फॉर्क, सेकेंड अप टू 4। एन क्या है? टोटल नंबर। जैसे बफर में हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या देख रहे थे, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्लॉट जो था बफर का, टोटल क्या था? एन था जो अवेलेबल स्लॉट था। यहां पर क्या है? एन का वैल्यू 5 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि इक्वल ही है इस केस में। तो अब इसमें क्या है, कैसे कैसे हम लोग रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। हाँ, एक और चीज है इसमें, एक क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट फिलोसफर के लिए है और राइट राइट फिलोसफर के लिए है। तो यहां पर एक बार फिर से डाइनिंग टेबल हम लोग बनाते हैं, ब्लू पेन से बनाते हैं, रब करना आसान होगा। ए क्या है? डाइनिंग टेबल है। मान लेते हैं 0th फिलोसफर यहां है, फर्स्ट यहां, सेकेंड, थर्ड और ये 4 फिलोसफर है। और उसके साथ में क्या, ए 0th स्पून है, मतलब रिसोर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 4th हो गया। तो 0 फिलोसफर है, इसको कौन कौन सा रिसोर्स चाहिए? 0 वाले को कौन सा रिसोर्स चाहिए? तो ये क्या करेगा, 0 वाला जो है एक अपना लेफ्ट लेगा, एक अपना राइट लेगा। सेम इसी तरीके से मान लो 2 के लिए देखते हैं, तो 2 भी अपना लेफ्ट लिया, 2 का इस साइड में सारा सेंटर की ओर बैठा है फेस करके, तो 2 क्या किया, अपना लेफ्ट लिया और अपना राइट लिया। तो लेफ्ट के लिए कैसे हम लोग बताएंगे? देखो वहां पर लेफ्ट क्या लिखा है, हैज डिफाइन लेफ्ट इक्वल टू आई प्लस n माइनस 1% n, मतलब मॉड n। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 5 पहले से है। तो 0 के लिए क्या हुआ, अब 0 के लिए 1 लेना है ना, तो इसके लिए i का वैल्यू कितना है? i अभी 0 है ना, फिलोसफर लेते हैं अगर 0, तो क्या है, i कितना है? i है अभी 0। कौन से फॉर को लेगा? एक लेगा अपना राइट, मान लो लेता है, तो राइट फॉर का क्या नंबरिंग हुआ? राइट वाला क्या हुआ?
0 प्लस 1 मतलब i प्लस 1 किए। i कितना है? 0 है, प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1 हुआ। तो 1 वाले को लिया है नहीं, 1 वाले 0 है, फिलोसफर प्रोसेस है जो रिसोर्स 1 को लिया। तो कैसे आया? राइट वाले को जब लेंगे, राइट को लेंगे जब, तो राइट i प्लस 1 मॉड n। तो i का वैल्यू कितना है? 0 है, 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1 हुआ। 1 मॉड n, मॉड 5, n का वैल्यू 5 है, मॉड n कितना हुआ? 1 ही हुआ, मतलब 1 वाले को ले लिया। एक किसके लिए है? ये है राइट के लिए। एक और लेफ्ट भी है ना, तो लेफ्ट को कैसे लेंगे? तो लेफ्ट के लिए क्या लिखा है वहां? देखो सबसे टॉप में है डिफाइन लेफ्ट i प्लस n माइनस 1 मॉड n। तो मतलब i का वैल्यू कितना है? यहाँ 0 है ना, तो i प्लस n माइनस 1 और मॉड n करना ही करना है ना। इसमें कितना वेरिएबल? i है और n है। i का वैल्यू कितना? 0 प्लस n का वैल्यू कितना है? 5 है। सबसे ऊपर में देखो 5 है, 0 प्लस 5 माइनस 1, ये ith के लिए है, मॉड n। तो क्या हुआ? मतलब 5 ही हुआ है, 0 प्लस 5 माइनस 1, 4 मॉड n। तो ये आया लेफ्ट के लिए 4 आया, क्योंकि हम लोग का लेफ्ट 0 है ना, कुछ और मिसिंग इसमें हुआ है। फिर एक सेकेंड, कोड ऐसे प्रोवाइडेड होगा और शॉर्ट ही रहता है। i and i प्लस 1 मॉड n। ये केवल राइट अपने लेफ्ट फिलोसफर को बताने के लिए है। मतलब क्या? 0 के लेफ्ट में कौन सा फिलोसफर है? 4 है ना, तो इसके लिए ये था 0 के लेफ्ट में कौन सा फिलोसफर है, इसके लिए है क्या? i प्लस n माइनस 1 मॉड n। मतलब क्या? 0 का वैल्यू, i का वैल्यू 0 प्लस n का वैल्यू 5 माइनस 1 मॉड n, मतलब 4 मॉड n। तो 0th फिलोसफर के लेफ्ट में कौन बैठा है, उसके लिए है 4th नंबर यहाँ बैठा है। और इसके 0 वाले के राइट में कौन बैठा है, मतलब राइट में, ये राइट में फिलोसफर कौन बैठा है, उसके लिए ये है। ये फॉर के लिए नहीं है। फॉर के लिए क्या है तो अभी बता रहे हैं। फॉर के लिए लेफ्ट और राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए है 0 है, तो इसके लेफ्ट में क्या है? 0th फॉर्क है ना, तो इसके लिए सीधा i ही लिखेंगे। मतलब जो भी फिलोसफर है, प्रोसेस है 0 1 2 3 4, अपना लेफ्ट जब फॉर्क लेगा, अगर अपने लेफ्ट वाले को लेना है, अपना लेफ्ट, और कोई भी प्रोसेस अपना लेफ्ट और अपना राइट रिसोर्स को लेकर ही काम करेगा। तो अपना लेफ्ट जब रिसोर्स लेगा तो इसका जितना भी वैल्यू i का होगा वो ith फॉर्क को लेगा अपने लेफ्ट फॉर समझकर। तो i कितना है? यहाँ पर i 1 है ना, तो यहाँ कितना हुआ? फर्स्ट फॉर्क को ले लिया। यहाँ कितना है? i 0 है ना, तो अपने लेफ्ट लेने के लिए क्या किया?
जीरोथ फॉर को ले लिया। फिर अपने राइट के लिए क्या करेगा, ए 0 है जो अपने राइट के लिए i प्लस 1 मॉड n फॉर्क लेगा। i का वैल्यू कितना 0 प्लस 1 मतलब 1 मॉड n 1 मतलब फर्स्ट फॉर्क को ले लिया। ऐसे ही मान लो 2 के लिए चेक करते हैं। 2 के लेफ्ट में क्या है, 2 में i का वैल्यू कितना है 2 है। लेफ्ट के लिए क्या किया 2 मतलब सेकेंड फॉर को, देखो सेकेंड फॉर 2 के लेफ्ट में है ना। अपने राइट लेने के लिए क्या किया i प्लस 1 कितना हुआ, i का वैल्यू 2 है मतलब कि 3 हो गया। थर्ड फॉर को ले लिया। मान लो 4 के लिए चेक करते हैं। फोर्थ के लिए क्या हुआ, अपने लेफ्ट लेने के लिए क्या किया i का वैल्यू 4 मतलब कि ith को लेना है लेफ्ट के लिए तो फोर्थ वाले को ले लिया। अब राइट लेने के लिए क्या होगा, i का वैल्यू कितना है, देखो i प्लस 1 मॉड n। तो i का वैल्यू कितना है 4 है ना, प्लस 1 करना है कितना हुआ 5 हो गया। 5 मॉड n का वैल्यू क्या है 5 है मतलब 5 मॉड 5 कितना हुआ 0 हुआ। देखो राइट में 0 को ले रहा है मतलब कौन से फॉर को लेना है इसके अकॉर्डिंग लेना है। जब भी अपना लेफ्ट फॉर को कोई फिलोसफर लेगा उसके लिए क्या है ith फॉर्क। ith फॉर्क को कोई भी फिलोसफर, मान लो ith फिलोसफर है अगर तो ith का लेफ्ट लेने के लिए ith रिसोर्स को लेना है और सेम फिलोसफर को राइट लेने के लिए i प्लस 1 मॉड n मतलब क्या है, अपने राइट लेने के लिए क्या करेगा वो i प्लस 1 करेगा और उसमें मॉड लगाएगा। क्यों, क्योंकि i प्लस 1 तो 0 है, 0 के राइट में कौन है 1 है। देखो 1 के राइट में 2 है, प्लस 1 तो होते जा रहा है लेकिन यही की जगह 4 से सीधा 0 आना है। तो इसके लिए 4 से 0 लाने के लिए 4 प्लस 1 तो कर रहे थे, यहाँ फिर 4 के लिए i प्लस 1 में 5 होता। तो फिर से उसको 0 बैक लाने के लिए क्या किए, मॉड फंक्शन इंप्लीमेंट किए अपने राइट फॉर को लेने के लिए। तो ये समझ गए कि कौन से फॉर को किस तरीके से यूज करेगा, किस तरीके से अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए फॉर को लेगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कोड को देखते हैं अच्छे से। अब सीक्वेंशियल ऑर्डर में कोड को देखते हैं।